मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं इकबाल अहमद। ताइवान के पास चीन ने शुरू किया बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास, कहा ताइवान और उसकी आजादी के समर्थकों को ये कड़ा जवाब। 中国人民解放军东部战区为台岛周边开展联合演训，维护国家主权和领土完整。 जवाब में ताइवान ने सेना को किया तैयार। रक्षा मंत्री बोले, चीन कर रहा उकसावे की कार्रवाई, इससे वैश्विक शांति को है खतरा। The Ministry of National Defense expressed regrets at PLA's Eastern Theater's announcement. पहली बार ताइवान को पूरी तरह घेर कर और इतने बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास, इसके क्या है मायने? ये वाली जो ड्रिल्स हैं ये काफी नजदीक हो रही हैं ताइवान के, तो उसमें भी एक मैसेज है कि हम आपके बहुत नजदीक तक भी पहुंच सकते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा क्षमता है नहीं, हम एक्सेस डिनाई नहीं कर सकते हैं। चुनावी हलचल में करेंगे छठे चरण की बात। आगे बढ़े उससे पहले इकबाल अहमद से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे और इसके लिए प्रचार भी शुरू हो गए हैं। ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कल रात इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ही मजबूत फैसले कर सकती है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के मामले में अपनी सरकार का बचाव भी किया, लेकिन चुनावी सर्वे में उनकी पार्टी विपक्ष से पिछड़ती हुई दिख रही है। लेबर पार्टी के नेता स्टारमर ने कहा कि कंजर्वेटिव सरकार ने 14 सालों में देश में तबाही ला दी है और अब बदलाव का समय है। लंदन में आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुसान मिगर कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूं कि सही आदमी आए और वो सही नीतियां बनाए। निश्चित तौर पर हम बदलाव चाहते हैं। और जूडी टर्नर ने कहा कि मेरी एक बेटी है और आने वाले सालों में देश किधर जा रहा है यह सोचकर आपको चिंता होती है। मुझे नहीं लगता कि जो चुन कर आते हैं वो हमारे बारे में जरा भी सोचते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि वो फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दिए जाने के खिलाफ है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दिए जाने की घोषणा कर दी है। फलस्तीनी राष्ट्रपति ने इनका स्वागत करते हुए कई और देशों को फोन करके उनसे मान्यता देने की अपील की है। इसराइल ने इस फैसले की निंदा की है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसे चरमपंथ को इनाम दिया जाना करार दिया है। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देते हैं, लेकिन यूरोप के कुछ ही देश ऐसा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए यूएन का पक्ष रखा। These are sovereign decisions by member states. I mean, it's been getting a lot of coverage because obviously they're. स्टीफन दुजारिक कह रहे थे कि यह यूएन सदस्य देशों का अपना फैसला है। इसकी ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह यूरोपीय देश हैं। जहां तक यूएन का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए काम करते रहेंगे। इसराइल और फलस्तीन 2 अलग अलग देश जो एक दूसरे के करीब शांति और सुरक्षा के साथ रहेंगे। उधर हमास ने कहा है कि इस्राएली सेना के हवाई और जमीनी हमले में 35 फलस्तीनी मारे गए हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि उसके टैंक रफा शहर के 2 इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं और वो हमास से मिसाइल लॉन्च करने की जगहों और सुरंगों को निशाना बना रहे हैं। रूस में एक और जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैदिन शमरिन पर घूस लेने का आरोप है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया है। अप्रैल के बाद से गिरफ्तार होने वाले वो चौथे रूसी सैन्य अधिकारी हैं। इस महीने के शुरू में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री एंड्रे बेलुसोव को रक्षा मंत्री बनाया था। बताया जाता है कि सेना में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए यह कदम उठाया गया था। सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बारे में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। यह कोई अभियान नहीं है, यह कानून व्यवस्था से जुड़ी संस्थानों के काम करने का एक अभिन्न अंग है। मैं इस बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं।这里是中华民国海巡署 PP 3586 庭广播。你已违反台湾地区与
大陆地区 ये आवाज है ताइवान के कोस्ट गार्ड्स की, जो ताइवान के समुद्र के पास चीन के युद्धपोत को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी हरकतें हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं, पीछे हो जाएं। चीन ने ताइवान के पास बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 2 दिन चलने वाले इस युद्धाभ्यास को लेकर चीन ने कहा है कि स्वशासित ताइवान द्वीप की अलगाववादी हरकतों को वो संदेश देना चाहता है। 3 दिन पहले सोमवार को ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चांग-ते, जिन्हें विलियम लाई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पद की शपथ ली थी, जिसके बाद चीन ने ये युद्धाभ्यास शुरू किया है। वहीं मानसी, ताइवान ने चीन के इस कदम को बेतुका और बिना उकसावे की कार्रवाई कहा है, जिसका असर क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है। लेकिन ये पहली बार है अब जब चीन ने कहा है कि वो ताइवान को घेर कर उस पर पूरे हमले की तैयारी का अभ्यास कर रहा है और उसने पहली बार ताइवान के पास के द्वीपों को भी अपना निशाना बनाया है। चीन के सरकारी टीवी चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस युद्ध अभ्यास की जानकारी दी है। 5月23日7时45分开始，中国人民解放军东部战区为台湾 23 मई को सवेरे 7:45 पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशंस ने ताइवान की खाड़ी के आसपास किनमेन द्वीप के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मात्सु द्वीप, वूची द्वीप और डोंगिन द्वीप के पास साझा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस सैन्य युद्ध अभ्यास का नाम चीन ने ज्वाइंट सोड 2024A रखा है। इसमें चीन की थल सेना, जल सेना, वायु सेना तो शामिल है ही, साथ ही इसमें उसकी रॉकेट फोर्स और सेना के अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है। युद्ध अभ्यास के दौरान चीनी सेना क्या क्या करने वाली है, इसके बाद में भी समाचार में बताया गया है। 重点演练联合海空战备警巡，联合夺取战场。 इसमें युद्ध की तैयारी के लिए साझा समुद्री और हवाई गश्त, युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए साझा कोशिश, मुख्य ठिकानों पर सटीक हमलों पर ध्यान लगाना, जिसमें ताइवान द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में जहाज़ों और विमानों को साझा तरीके से संचालन शामिल है, और द्वीप श्रृंखला के भीतर और बाहर साझा रूप से वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण करना शामिल है। तो इकबाल, चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस युद्धाभ्यास का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि चीन को युद्धाभ्यास करने का पूरा अधिकार है और वो ताइवान और उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता है। 中国人民解放军东部战区为台岛周边开展 राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने, ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली अलगाववादी ताकतों पर लगाम लगाने और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देने के लिए ये जरूरी और वैध कदम था। ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। ये वैध और जरूरी कदम है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है। इतिहास को देखते हुए और मौजूदा यथास्थिति को देखते हुए ये सच है। भविष्य में ये नहीं बदलेगा। ताइवान की आज़ादी की बात करने वालों का नाकाम होना तय है। चीन के लोग देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने से नहीं डरते और वो ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थन करने वाली अलगाववादी हरकतों को नाकाम कर देंगे। हम अमेरिका से कहते हैं कि वो ताइवान की स्वतंत्रता सेनाओं को समर्थन देना और उन्हें प्रोत्साहन देना बंद करे और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया, सोमवार को ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चांग-ते ने अपने पद की शपथ ली। लाई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं और जिसे चीन ताइवान के स्वतंत्रता की बात करने वाली पार्टी मानता है और ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वालों को चीन अलगाववादी मानता है। तो चीन विलियम लाई को अलगाववादी और मुश्किल पैदा करने वाला नेता मानता है। और विलियम लाई 64 साल के हैं और उनसे पहले राष्ट्रपति रही साई इंग-वेन की तरह चीन से दूरी बनाए रखने में यकीन करते हैं। उनकी जीत के साथ ये तीसरी बार है जब उनकी पार्टी ताइवान में सत्ता में आई है। राष्ट्रपति बनने के बाद विलियम लाई ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने ताइवान की खाड़ी में शांति की बात की और कहा कि चीन ताइवान को धमकी देना बंद करे। उनके इस भाषण को लेकर चीन के भीतर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। चीनी टेलीविजन ने इसे ताइवान की आज़ादी का कबूलनामा कहा और कहा कि ये ताइवान की खाड़ी में शांति और स्थिरता के खिलाफ होगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तो इसे पूरी तरह अपमानजनक बताया।
अब चूंकि विलियम लाई के बयान के बाद चीन का ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है और ये पहले के मुकाबले अधिक बड़े पैमाने पर है, तो कई जानकारों का ये मानना है कि इसके लिए चीन ने पहले से तैयारी की होगी और ये अचानक शुरू नहीं किया गया। लेकिन इस बार ताइवान की प्रतिक्रिया भी देखने वाली है मानसी। ताइवान में अक्सर तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, लेकिन इस बार ताइवान ने भी अपनी सेना तैनात कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने जल, थल और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है, अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। युद्धाभ्यास के शुरू होने के बाद विलियम लाई ने क्या कहा, सुनते हैं। 我会和国军弟兄姐妹站在第一线，共同 राष्ट्रीय शांति की रक्षा के लिए मैं सेना के अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर पहली कतार में खड़ा रहूंगा। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ताइवान में गणतंत्र की तरफ काफी ध्यान दे रहा है और बाहरी मुश्किलों और धमकियों के बावजूद हम गणतंत्र, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता जैसे मूल्यों का बचाव करना जारी रखेंगे, ये कह रहे थे विलियम लाई। इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि ताइवान के एक सैन्य अधिकारी हुआंग वेनची ने कहा है कि चीनी युद्धपोत ने चीन और ताइवान के बीच के अनाधिकारिक सीमा, जिसे मीडियन लाइन कहा जाता है, उसका उल्लंघन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के तहत की गई सीमा का ये उल्लंघन नहीं है। बीते साल जब चीन ने ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया था तो वो ज्यादातर ताइवान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के आसपास था, लेकिन अभी जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसमें जो तस्वीर दिख रही है वो पहले से अलग है। ये युद्धाभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी चारों तरफ चल रहा है और ताइवान के पास के द्वीपों के बेहद नज़दीक चल रहा है। वहीं जापान ने भी इसे लेकर चिंता जताई है और कहा है कि ताइवान की खाड़ी में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वो प्रतिबद्ध है। जापान की सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा, 台湾海峡の平和と安定の重要性について、引き続き中国側に ताइवान की खाड़ी में शांति और स्थिरता के महत्व को लेकर हम चीन के साथ सीधे और स्पष्ट तौर पर संवाद करते रहेंगे और ये ज़रूरी है कि हम अमेरिका और अपने दूसरे सहयोगियों के साथ भी मिलकर काम करें और इस मुद्दे पर एक साझा पक्ष रखें। ताइवान की खाड़ी में हो रही गतिविधियां और इसके आसपास रिश्तों पर जापान बारीक नज़र रखना जारी रखेगा और इस दिशा में अपनी कूटनीतिक कोशिशें जारी रखेगा। लेकिन मानसी, ये तो हम अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले श्रोताओं को तो ये बता दें कि चीन ताइवान द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। उसका कहना है कि ये हमेशा से चीन की मुख्य भूमि का हिस्सा है, जिसे वो आज नहीं तो कल अपने में मिला लेगा। लेकिन हाल के सालों में यहाँ साई इंगवेन और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार आई, जिसके बाद से दोनों के संबंधों में खटास आनी शुरू हुई। चीन ताइवान की आज़ादी का समर्थन करने वालों का कड़ा विरोध करता रहा है और उन्हें अलगाववादी करार देता रहा है। चीन की नाराजगी की एक वजह अमेरिका भी है। साल 2022 में अमेरिकी हाउस की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और उनकी यात्रा के दौरान भी चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और अपनी नाराजगी जताने के लिए ताइवान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया था और उस समय उसने ताइवान की करीब करीब नाकेबंदी कर दी थी। चीन अपनी नाराजगी जताने के लिए बीच बीच में ताइवान के आसपास के इलाके में युद्धाभ्यास करता रहा है। बीते साल उसने कई बार ताइवान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन भी किया था, लेकिन इस बार जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसका दायरा बड़ा है और चीन ने कहा है कि वो असल युद्ध में अपनी क्षमता का परीक्षण कर रहा है। लेकिन इससे क्या बदलेगा? अब से कुछ देर पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से बात की और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि मौजूदा युद्धाभ्यास किन मायनों में अलग है। देखिए, चाइना जैसा आपने कहा ड्रिल हमेशा करता रहा है और सिग्नलिंग इस ड्रिल, जो भी ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स चाइना करता है उसका बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो सिग्नलिंग तो हमेशा से पार्ट रहा है। इस बार भी वो सिग्नलिंग कर रहा है कि देखिए उनके नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो अगर नए लीडर वहां पर कमान संभाल रहा है तो चाइना उस लीडरशिप को ही बताना चाह रहा है कि भाई देखिए आप हमारे रहमो करम पर हैं, हम चाहें तो जो स्ट्रेट्स है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको परेशानी में डाल सकते हैं, हमारे पास ताकत है, ये सारी बातें। लेकिन जो इस बार थोड़ा सा बदलाव ये है कि धीरे धीरे, और ये भी धीरे धीरे हुआ है पिछले कुछ सालों में, कि चाइना का स्केल बड़ा है ड्रिल्स का और ये वाली जो ड्रिल्स हैं ये काफी नजदीक हो रही हैं ताइवान के। तो उसमें भी एक मैसेज है कि हम आपके बहुत नजदीक तक भी पहुंच सकते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा क्षमता है नहीं, हमको एरिया या एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल कैपेबिलिटीज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, आप हमको एक्सेस डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मोटा मोटा
जो पहले भी करते थे वो फिर कर रहे हैं और इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे अभी जो सर्कमस्टेंसेस है। उनकी तरफ से मैसेजिंग है दुनिया को, अमेरिका को और नई ताइवान की लीडरशिप को। जी, लेकिन ताइवान ने भी इस बार जो है मोबिलाइज किया है अपनी फोर्सेस को और तैनात किया है, और विलियम लाई ने ये भी साफ किया है कि डेमोक्रेसी और अगर जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा करने की, तो मैं खुद जो है पहली कतार पे खड़ा होऊंगा। जी बिल्कुल, उनका देखिए मैसेजिंग ताइवान की तरफ से भी बदल गई है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि तीसरी बार भी एक ऐसे लीडर को ताइवानीज ने चुना है जो प्रो डेमोक्रेसी है, जो बहुत ज्यादा आप कहें कि एक एक्सप्लिसिटली चाइना के खिलाफ उनका स्टैंड रहा है। और जो भी ताइवान में अंदरूनी डिबेट हो चाइना के बारे में, पिछली 3 बार ताइवान ने संदेश दिया है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी सॉवरेनिटी को किसी भी प्रकार चाइना के सामने घुटने टेकने पर नहीं तैयार है। तो वो जो एक मैसेज है ताइवान की तरफ से वो भी लगातार जा रहा है और ये जो लाई जो इनके नए लीडर हैं वो भी, उनकी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है अभी। तो वो ये इसलिए थोड़ा सा भी नाजुक बन जाता है मामला कि अगर वो बहुत ज्यादा मोबिलाइज करते हैं और चाइना का मोबिलाइजेशन इतनी क्लोज है, तो क्योंकि वो नए लीडर हैं वो भी मैसेजिंग कर रहे हैं, वो भी सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो भी दुनिया को भी बता रहे हैं कि हम भी जवाब देने में के लिए काबिल हैं, और चाइना को भी, वो चाइनीज जो लीडरशिप है उसको भी मैसेज दे रहे हैं कि हम भी खड़े होंगे। तो जब इस तरह की तनातनी दोनों तरफ से होती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मिसपरसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से एस्केलेशन हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के कुछ महीनों में, क्योंकि नई सरकार है ताइवान में और उसको भी संभलने में कुछ समय लगेगा, तो ये जो एक थोड़ी सी नाजुक स्थिति रहती है। हालांकि कुछ टाइम बाद ये नॉर्मलाइज हो जाता है और दोनों साइड एक दूसरे को समझने लगते हैं कि कितनी दूर हम जाएं और कितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन क्योंकि नई सरकार है, नई लीडरशिप है, वो भी काफी वोकल है और एक्सप्लिसिट है। पहले भी वो ये बात कह चुके हैं अपने इनॉग्रल में कि डेमोक्रेसी के लिए ताइवान खड़ा रहेगा और अब किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मुझे लगता है दोनों ही तरफ से एक काफी ये जो भी परिस्थिति बनी है उसको देखते हुए अगर कोई एस्केलेशन हो जाता है तो इसके लिए जब मुझे लगता है ज्यादा एक दुनिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिक्र किया। चाइना ने साफ साफ इसमें अमेरिका के नाम का भी जो है अपने बयान में कहा है कि एक तरह से वो संकेत अमेरिका को भी देना चाहता है, और इधर जापान की भी प्रतिक्रिया इस मामले में है। तो क्या आपको लगता है ये जो पूरा मामला है ये थोड़ा फैल रहा है, अब इसका दायरा बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने स्टेक्स इतने हाई अपने ताइवान को लेकर कर रखे हैं। एक तरह से उनका एक कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बना रखा है ताइवान को, तो उसमें चीन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल है। और जो बाकी जो ताइवान के जो मित्र देश हैं, खासकर अमेरिका, उसके लिए भी एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर अमेरिका ताइवान के समर्थन में नहीं खड़ा होता है तो अमेरिका के जो बाकी एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं हिंद प्रशांत में, उनको क्या मैसेज जाएगा? अमेरिका जो एक्सटेंडेड डिटेरेंस मॉडल पर वर्क करता है हिंद प्रशांत में अपने एलाइज, खासकर जापान और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ, वो सारे देश क्या इससे सबक लेंगे? उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ये एक तरह से एक सिंबॉलिक ताइवान इशू बन गया है बहुत सारी चीजों के लिए, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी के लिए, चीन की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने इसको इतना बड़ा इशू बना रखा है, और जो हिंद प्रशांत के बाकी देश हैं उनके लिए एक सिंबॉलिक इशू है। वो देखना, वो भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यूएस और चीन के बीच के, अमेरिका और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है ये किस तरह से रिजॉल्व होगी और किसके पक्ष में रिजॉल्व होगी, क्योंकि उससे वो भी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे, देश के प्रधानमंत्री इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा। पीएम मोदी की टिप्पणी का राहुल गांधी ने दिया जवाब। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार श्रोताओं की टिप्पणियां पर नज़र देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। मदन लाल लंबोरिया की टिप्पणी सबसे पहले आ रही है। सेमीकंडक्टर में ताइवान की पकड़ है। और मनोहर चमोली लिखते हैं चीन का वर्चस्व सबके लिए चिंता का विषय है। रामजी प्रसाद चुनाव को लेकर कुछ लिख रहे हैं। मदन लाल लंबोरिया का फिर से एक कमेंट आ गया है। हीरालाल रॉय लिख रहे हैं युद्धाभ्यास के द्वारा चीन ताइवान को डरा रहा है और ताकत बता रहा है।
और इसके अलावा और राकेश दुबे जेल टूरिज्म पर कुछ लिख रहे हैं। मनोज कुमार मेहता चीन ताइवान के मामले में कछुआ चाल से चल रहा है। इस तरह की कई टिप्पणियां हैं हमारे पास और यूट्यूब पर भी कुछ टिप्पणियां हैं। कुवैत से मोहम्मद अली हैं, किसानों की बात करो अनंत कुमार लिख रहे हैं और मुकेश परमार लिख रहे हैं ताइवान को अलग राष्ट्र घोषित करना है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चुनावी हलचल। तो अब बात चुनावी हलचल की। लोकसभा के छठे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। छठे चरण में 8 राज्यों और यूनियन टेरिटरी की 58 सीटों पर परसों यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी की सबसे ज़्यादा 14 सीटें हैं, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और कश्मीर की 1 अनंतनाग राजौरी सीट पर भी चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में थे और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो आज दिल्ली में थे। और हमेशा की तरह हम अपने चुनावी विश्लेषण के लिए चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के पास। संजीव, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अब जबकि छठे चरण के लिए आज प्रचार खत्म हो गया, परसों वहां चुनाव होंगे 58 सीटों पर, इस दौर के जो प्रचार हुए उसके बारे में संजीव आप क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रचार का जहां तक प्रश्न है, प्रचार तो अब लगातार और शब्द सही समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा श्रिल होता जा रहा है, कहीं ज्यादा रोचक भी होता जा रहा है, कहीं काफी विनोद के क्षण भी आ रहे हैं और कहीं बहुत ज्यादा स्तर में गिरावट भी दिख रही है। तो दिन दिन नेता हर किसी और प्रचार के अलावा जो इर्द गिर्द जो माहौल चल रहा है समीक्षकों का, टीकाकारों का, सोशल मीडिया का, तो अब जब ये छठे फेज का चुनाव संपन्न होगा परसों, तो 90% 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा परसों शाम तक, फिर 10% बचेगा। तो उसके बाद इसकी एक तरह से आराम से समीक्षा ये होगी कि 19 अप्रैल पहले चरण से पहले क्या माहौल था, फिर कैसे हिंदुत्व आया प्रचार में 19 अप्रैल के बाद, उसके बाद किस तरह से लगातार शिल होता गया। और अभी हाल में तो जिस तरह से पिछले 2-4 दिन में, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के जो इंटरव्यूज की झड़ी थी वो भी एक इस प्रचार का हिस्सा थी। राहुल गांधी जो नए रंग नई तरंग में दिख रहे हैं वो भी इस प्रचार का एक बड़ा रोचक पहलू है। तो ये तो देखिए उत्सव है, अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव। और संजीव, जो पिछले शुरुआती दौर में जब हम देख रहे थे कि बीजेपी 400 के पार कर रही थी, फिर बीच में थोड़ा सा उन्होंने शायद अपने आप को रोक लिया था, लेकिन फिर मैं देख रहा हूं कि 5वें और छठे चरण में एक बार फिर से बीजेपी 400 का नारा लगाने लगी है। क्या आखिर क्या वजह रही होगी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मुझे तो यही समझ में नहीं आया आज तक कि शुरुआती 400 का नारा क्यों आया। उसकी वजह से बीजेपी को मेरी समझ में बहुत खासा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उसके समर्थक थोड़े घर बैठ गए कि भाई 400 तो आ ही रही हैं, फिर हम क्यों मेहनत करें। थोड़ा माहौल उसकी वजह से ये बन गया है जिसपे इसी को नोटिस देना पड़ा कि आप संविधान की बात नहीं कर सकते, कोई भी ऑपोजिशन वाले, कि भाई 400 लाएंगे तो इतनी मजबूत स्थिति में तो अपनी मन के संशोधन करने की स्थिति में उसकी सफाई देनी पड़ी इतनी सत्ताधारी पार्टी को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बोले उस पे। तो ये एक, और ये कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं है। अब जब आप जमीन पे घूमते हैं, देखते हैं, तो मुझे लग रहा है ये 2014 और 19 के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ा मुकाबला हो रहा है, जबरदस्त चुनाव हो रहा है ऑन द ग्राउंड। तो ये 400 पार का नारा जो था वो थोड़ा बूमरैंग किया मेरे हिसाब से। और अब अंतिम 2-3 चरणों में अगर वापस उस तरह की गिनती के पास जा रहे हैं तो कुछ तो एक मनोवैज्ञानिक मोराल बढ़ाने की बात है अपने लोगों की, कुछ सच में आकलन में भी फिर हो सकता है, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है उसको लगता है कि भाई हम तो जाएंगे ही जाएंगे। अब की बार 200 पार बंगाल में इतना जबरदस्त नारा था, विधानसभा में क्या 70-75 पे निपट गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नारा कारगर हो, कई बार नारे बीजेपी के कारगर भी सिद्ध होते हैं। पिछली बार 303 का फिगर बोले थे पीयूष गोयल मेरे ख्याल से किसी पत्रकारों के सामने, एग्जैक्टली वो फिगर आया।
लेकिन 400 पार का ना तो नारा सही लगा मुझे कभी, ना मुझे कहीं भी जमीन पे उसके आसपास दूर दूर तक कहीं बीजेपी उतरती हुई दिख रही है आज की तारीख में। जी। और संजीव, आज जब प्रधानमंत्री भिवानी में थे तो उन्होंने 1962 का जिक्र किया और उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो नेहरू का ऑरा था वो गुब्बारा फट गया 62 में। जाहिर है वो चीन की तरफ इशारा कर रहे थे और कांग्रेस ने हमेशा से सेना का अपमान किया है, आज भी कर रही है। और ये जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तभी हमने OROP यानी वन रैंक वन पेंशन लागू किया। तो अचानक वो 62 चीन नेहरू फिर क्यों याद आने लगी, खासकर हरियाणा में? इसमें 2-3 बातें हैं इकबाल साहब। एक तो बात यह है कि हरियाणा में चुनाव है जहां बहुत बड़ी संख्या में जहां से लोग सेना में जाते हैं और अग्निवीर उस तरह के इलाकों में वहां पे पंजाब में एक मुद्दा है और वो योजना सबके गले नहीं उतरी है, ये भी स्पष्ट है और विपक्ष ने इसको अपनी प्रचार और मुहिम का एक हिस्सा बनाया है, ये भी सत्य है और कहीं ना कहीं बैकफुट पे सरकार इस पे आती है। अब जहां तक नेहरू जी की बात है, नेहरू जी की आलोचना करना प्राइम मिनिस्टर पहले भी कई बार कर चुके हैं और कम से कम हमें ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि 1962 के बाद एक्चुअली नेहरू जी का जो एक बहुत ही मेगा कद था, बहुत ही जबरदस्त टॉल उनका स्टैचर था, उसमें कमी तो आई थी क्योंकि 62 उनके पूरे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा सेटबैक मिला उनको और उस सदमे से वो कभी उभरे नहीं। 1964 में उनको जो डेथ हुई, 1962 तक वो काफी मतलब चुस्त दुरुस्त दिखते थे, लेकिन उस सदमे से वो कभी निकल नहीं पाए। लेकिन अभी वो चीन और उसकी बात करना से ज्यादा मेरे ख्याल से प्रासंगिक संदर्भ अग्निवीर को लेके है कि किसी तरह से अपनी योजनाओं को जनता की नजर में सही ठहराना, उस पर विश्वास वापस कायम करना, क्योंकि ये इन क्षेत्रों में कई जगह एक मुद्दा है बड़ा जिसका असर चुनाव पे पड़ रहा है। जी। और संजीव, आपने कहा कि चुनाव में इस दौरान प्रचार के बहुत विनोद के पल भी दिखे, तो आपको मैं क्लिप सुनवाता हूं, लेकिन पहले मैं प्रधानमंत्री की एक क्लिप सुनाऊंगा जो कि कुछ टेलीविजन चैनलों से उन्होंने बातचीत में कही। पहले सुनते हैं और फिर राहुल गांधी ने आज उस पर क्या कहा वो सुनाएंगे आपको। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। और ये तो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार के दौरान उन्होंने इस इंटरव्यू का जिक्र किया और सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। तो संजीव, आपने प्रधानमंत्री की आवाज भी सुनी और राहुल गांधी की भी आवाज सुनी, क्या कहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री की क्लिप अच्छी तरह सुन नहीं पाया, अगर आप उसको थोड़ा समराइज कर दें मेरे लिए। बस वही अग्निवीर की बात की नहीं, अग्निवीर की नहीं, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में ये कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऐसा यकीन है। और जी, अच्छा, ये तो मैंने सुना हुआ है, इंटरव्यू सुना है उन्होंने। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों में 2 टेलीविजन साक्षात्कारों में इस तरह की बात कही है कि जैसे मतलब उनको वो एक मैसेंजर हैं, एक संदेशवाहक की तरह आए हैं, उनको भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो देश में अच्छा काम करें और उसको पूरा करें। उन्होंने मतलब ये एक युक्ति की तरह ये बात कही और जिसको लेकर राहुल गांधी उड़ गए। तो राहुल गांधी ने काफी तंज के अंदाज में कहा कि साहब स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब मैं कोई एक बड़ी स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल सी चीज हूं जो दुनिया में ईश्वर द्वारा भेजी गई है। तो एक जो बात इस चुनाव प्रचार के दौरान देखने में आई है, देखिए लगातार बहुत ही आक्रामक रहे हैं राहुल गांधी और एक पिछले 2 साल से तो कम से कम उन्होंने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन इस बार जिस तरह से वो तंज ले रहे हैं और एक मजे ले रहे हैं, कई बार हल्की भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। कोई प्रधानमंत्री के लिए जा और
नरेंद्र मोदी है सुनना मुझे अटपटा लगता है, लेकिन उन्होंने पूरा एक समा तो बांधा हुआ है, कम से कम अपने समर्थकों के लिए तो। जी बहुत शुक्रिया संजीव आपका।